बाह्य प्रक्रिया जो पृथ्वी के भूपटल पर होने वाली कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले पाठ में हमने देखा था कि कैसे आंतरिक हलचल पृथ्वी के भूगर्भ से होने वाली हलचलों के कारण कैसे पृथ्वी के भूपटल पर अनेक प्रकार के भूरूप तैयार हो जाते हैं, जैसे कि महाद्वीप हो गए, फिर ज्वालामुखी के पर्वत हो गए, और कारण कैसे कुछ चट्टानें ऊपर की ओर आ जाती हैं, कुछ चट्टानें नीचे की ओर धंस जाती हैं, कई प्रकार के गर्त तैयार हो जाते हैं। तो ये सब हमने पिछले पाठ में पढ़ा था। लेकिन अब हम तापमान से संबंधित, जलवायु से संबंधित भूपटल पर, मतलब पृथ्वी के जो बाहरी भाग हैं जिस पर हम रहते हैं, उस भूपटल पर कौन कौन से प्रभाव दिखाई देते हैं जलवायु के आधार पर, तापमान के आधार पर। तो इसको आज हम इस पाठ में बाह्य प्रक्रिया भाग 1 में पढ़ने वाले हैं। प्रस्तुत आकृति में आप देख रहे हैं कुछ चट्टानों के प्रकार दिए हुए हैं। इन चट्टानों का सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग कलर है। कोई चॉकलेटी रंग का है, कोई जामुड़ा रंग का है, मतलब जामुनी कलर का है। किसी चट्टान में छेद छेद बने हुए हैं। कोई चट्टान अलग अलग रंगों के टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। तो ये सब क्या है? तो ये जो चट्टानें होती हैं, ये बहुत से खनिजों से मिलकर बने होते हैं। मैम चट्टानें, जी जी सर। मैम ये बात हेलो, मैम मैं स्टूडेंट बोल रहा हूँ। कौन? मनीष गुप्ता। सर, ये कोई स्टूडेंट बीच में बोल रहे हैं। लक्ष्मण सर, प्रक्रियाओं द्वारा इन चट्टानों पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। आज हम पढ़ेंगे अपक्षय के बारे में। अभी बाहरी प्रक्रियाएं क्या होती हैं जिनकी वजह से चट्टानों पर प्रभाव पड़ता है? तो ये सौर ऊर्जा, जैसे कि सूर्य की बहुत तेज गर्मी, जिन इलाकों में सूर्य की गर्मी, तापमान बहुत ज्यादा होता है, उन जगहों पर, उन स्थानों पर चट्टानों पर अलग प्रभाव दिखाई देता है। गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसकी वजह से भी चट्टानों पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। पृष्ठभाग पर बहने वाले पदार्थ, जैसे कि हवा, नदी, बर्फ की नदियां, इनके प्रभाव से भी कई बार चट्टानों पर उसका असर दिखाई देता है। तो ये सब बाहरी कारक हैं जिनकी वजह से भूपृष्ठ की परत पर कुछ हमेशा समय के अनुसार बदलाव दिखाई देता रहता है, और इन सब के पीछे ये बाह्य प्रक्रिया का ही दाब कार्य करता है। ये एक प्रदेश दर्शाया गया है आकृति में, जिसमें चट्टाने हैं और उनके नीचे उन चट्टानों के ही टूटे हुए अवशेष दिखाई दे रहे हैं। अपक्षय, अपक्षय का अर्थ होता है चट्टानों का कुछ बाहरी प्रक्रियाओं द्वारा टूटना, अपने ही स्थान पर टूट जाना, उसे हम अपक्षय कहते हैं। अपक्षय में चट्टानों के छोटे छोटे, बड़े आकार वाले जो चट्टाने होते हैं उनके भी छोटे छोटे टुकड़े होते रहते हैं, और ये जो प्रक्रिया है ये बहुत ही मंद गति से चलती है। बहुत समय लग जाता है, लाखों हजारों साल लग जाते हैं कुछ चट्टानों को टूटकर मट्टी में विलीन होते हुए। अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है। चट्टानों का टूटना, उनकी चट्टानों के दरारों में जल का प्रवेश हो जाना, या फिर खनिजों के घुलने से उनके संकुचन और प्रसरण के कारण उनका कमजोर पड़ना, यह सब एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो प्रकृति द्वारा ही घटित होती है। इसमें मनुष्यों का कोई भी सहयोग
नहीं होता है। शुष्क मौसम, जिन मौसम में तापमान हमेशा ज्यादा होता है और हवा में नमी नहीं होती है, सूखापन होता है, ऐसे प्रदेशों में भौतिक अपक्षय का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देता है। और नमी युक्त मौसमी, जहां पर हमेशा ज्यादातर बारिश होती रहती है, तो ऐसे प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय सबसे अधिक दिखाई देता है। सजीव, सजीवों द्वारा भी अपक्षय होता है। सजीवों के कारण भी कई बार चट्टानें टूटती हैं, जैसे कि बिलों में रहने वाले जीव, चूहे, सांप, ये जो बिल में रहते हैं तो क्या करते हैं, बिल बनाते समय ये अपने नाखूनों का उपयोग करते हैं और उनके नाखूनों के उपयोग से वो क्षरण होता है, वो चट्टानें टूटती हैं। पेड़ों की जड़ें हमने देखी है, कई बार पेड़ किसी पत्थर के ऊपर उगा हुआ दिखाई देता है, तो क्या होता है, ऐसे में वो चट्टानें जड़ों के दबाव के कारण टूटती हैं। आज का हमारा टॉपिक है भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय या फिर यांत्रिक अपक्षय वह अपक्षय है जिसमें चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया में कोई रासायनिक बदलाव नहीं होता। चट्टानें टूटती हैं लेकिन उसमें कोई रासायनिक अंतर नजर नहीं आता, ना ही चट्टानों का रंग बदलता है। जैसे कि लौह युक्त खनिज वाला चट्टान होते हैं, तो वो अगर नमी युक्त प्रदेशों में होते हैं तो उनमें चट्टानों में लोहे में जंग लगने की वजह से रासायनिक परिवर्तन होने के कारण वो चट्टानें टूटती हैं। लेकिन भौतिक अपक्षय में ऐसा नहीं होता है। भौतिक अपक्षय में दो ही कारक सबसे प्रमुख होते हैं, एक होता है तापमान और दूसरा होता है दाब। इन दो तत्वों के कारण भौतिक अपक्षय जैसी घटना होती है। आपके सामने एक आकृति दर्शाई जा रही है। इस आकृति में देखिए, एक बड़ी सी चट्टान थी जिसके बीच के भाग में छेद सा हो गया है। अब ये छेद किसकी वजह से हुआ है, तो इसके पीछे भौतिक अपक्षय ही सबसे बड़ा कारण है। प्याज, प्याज हम सबने देखा है। कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो कुछ प्याज की इन परतों जैसी ही दिखाई देती हैं। मतलब प्याज में क्या होता है, हर एक की परत होती है, बाहरी की परत, उसके अंदर परत, फिर अंदर परत, इस तरह से परत दर परत उस प्याज की संरचना होती है। तो कुछ चट्टानें भी ऐसी ही होती हैं। तो जो चट्टानों का क्षरण इन परतों के आधार पर होता है, मतलब उनका अपक्षय परतों के आधार पर होता है, तो उसे हम अपपर्णन कहते हैं। अब ये अपपर्णन जैसी प्रक्रिया कैसे घटित होती है, इसको हम देखेंगे। प्याज के छिलके जैसे अलग होते हैं, वैसे ही प्रकृति में कुछ चट्टानें खुले पड़े हुए पृष्ठभाग पर उन चट्टानों की परत दर परत टूटती है। अब ये परत क्यों टूटती है, तो पहले ही मैंने आपको बताया था कि चट्टान जो है वो खनिजों से मिलकर बने हुए हैं। अब ये जो खनिज होते हैं, ये खनिज किसी न किसी तापमान पर पिघलते हैं। तो जिन चट्टानों की परतें टूटकर निकलती हैं, उन चट्टानों में ऊपरी भाग की जो परत होती है और उसके आंतरिक भाग की परत, उन दोनों की खनिज की पिघलने की जो प्रक्रिया होती है अलग होती है। अंदर का भाग का जो खनिज है वो जल्दी पिघल जाता है और बाहरी पृष्ठभाग की ओर का जो खनिज है वो जल्दी नहीं पिघलता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आंतरिक भाग से वो चट्टान की परत कमजोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से ऊपर की परत अपने आप ही उखड़ने लगती है। ऊपर की परत जो है वो जल्दी सूख और ज्यादा सूखी उसकी पपड़ी बनने लगती है और वो पपड़ी बनने की वजह से उसके ऊपर का जो छिलके की तरह वो चट्टान टूटती हुई है। इस प्रक्रिया को हम अपपर्णन या फिर अपशल्कन भी कहते हैं। ये दो आकृति है, गुंबदाकार टीलों की और एक ग्रेनाइट की चट्टान है जिसका अपपर्णन जैसी प्रक्रिया से अपक्षय हो रहा है। इस आकृति में आप देख सकते हैं कि कैसे परत दर परत उनकी अलग उधड़ी हुई नजर आ रही है। इसे हम अपपर्णन और अपशल्कन दोनों नाम से जानते हैं। शैल अर्थात चट्टानें,
सामान्यतः ताप की कुचालक होती है, तापमान की कुचालक होती है। अधिक गर्मी के कारण शैल की बाहरी परत फैलती है, किंतु उसके अंदर की परत के बराबर फैलने और सिकुड़ने के कारण ऊपर की परत जो है वो प्याज की तरह, छिलके की तरह उतरने लगती है। इसका उदाहरण है बिहार में सिंह भूमि में जो चट्टानें हैं, और दूसरा जबलपुर के पास मदन महल की पहाड़ियों के डोलेराइट और ग्रेनाइट के गुंबद, जो कि अपशल्कन या फिर अपपर्दन के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। ये अपपर्दन का चित्र है जो कि ऊपर की तरफ से लिया गया है। इसमें हमें प्याज की तरह ही ये कुछ चट्टान नजर आ रही है, प्रतीत हो रही है। अब ये मुख्यतः भौतिक अपक्षय किन कारणों से घटित होता है? क्या-क्या कारण हो सकते हैं कि भौतिक अपक्षय होता है, चट्टानें भौतिक कारणों से टूटती हैं? तो सबसे पहला है तापमान, सघनीभवन, स्पष्ट स्फटिकीकरण में वृद्धि, दबाव से मुक्ति और जल। तापमान सबसे मुख्य कारण है, तापमान। अब ये जहां पर तापमान कक्षा सबसे ज्यादा होती है, मतलब जहां पर 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाता है दिन के समय में, उन स्थानों पर जो चट्टानें होती हैं वहां पर तापमान के कारण ही भौतिक अपक्षय सबसे ज्यादा घटित होता है। अब इसमें होता क्या है, तो जो चट्टानें होती हैं उनके वो वाले खनिज जो कि कम तापमान में भी पिघलने लगते हैं। इस आकृति में एक्चुअली जल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम जल नहीं लेंगे। हम इसको ये समझेंगे कि वो जो चट्टान थी, उस चट्टान के अंदर के खनिज जो कि कम तापमान पर भी पिघल जाते हैं, और रात के समय उन्हीं का संकुचन होता है। ये जो प्रसरण और संकुचन, ये दो उदाहरण हैं जिनकी वजह से तापमान वाले कारक की वजह से भौतिक अपक्षय होता है। चट्टानों के वो खनिज पिघलते हैं दिन के समय, और रात के समय वही खनिज सिकुड़ते हैं। सिकुड़न मतलब संकुचन और प्रसरण, इन दो प्रक्रियाओं के लगातार घटित होने के कारण खनिज जो है वो दरारों में प्रवेश पिघल कर वो चट्टानों की दरारों में प्रवेश करते हैं, और जब उनका संकुचन होता है तो वे सिकुड़ जाते हैं, और बाद में जब सिकुड़ना मतलब वो और जगह घेरते हैं। मान लीजिए आप एक पानी की बोतल लिए हैं, और उस पानी की बोतल में आपने नॉर्मली तो हम पानी भरते हैं सामान्य तापमान वाला, तो वो बोतल हम आसानी से खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर वही बोतल हम फ्रीजर में रख दें और वो उसमें बर्फ जम जाए, तो बाद में उस बोतल को अगर हम खड़ा करने की कोशिश भी करें तो वो बोतल खड़ी नहीं होती है। क्यों नहीं खड़ी होती है? क्योंकि पानी का जो आकार था उसमें तो वो उस बॉटल में वो फिट बैठ गए, लेकिन जब बर्फ बनी, वो पानी कम तापमान में वो पानी बर्फ बना तो उसने ज्यादा जगह घेरी, बोतल के अंदर उसने ज्यादा जगह घेरी, जिसकी वजह से बोतल का जो तल था वो फूल गया, फूल जाता है, मतलब वो ज्यादा जगह घेरता है। संकुचन होने पर संकुचन होने पर वो, बच्चे आप सभी म्यूट रहिए, बीच में बोलिए मत। तो संकुचन होने पर क्या होता है, वो ज्यादा जगह घेरता है, और जब ज्यादा जगह घेरता है तो वो चट्टानों की उन दरारों में प्रवेश करने के बाद दबाव डालता है, दोनों तरफ से दबाव डालता है, जिसकी वजह से चट्टानों में लगातार दबाव होने की वजह से वो चट्टानें दो टुकड़ों में बच जाती हैं। और कारण क्या था? संकुचन और प्रसरण। संकुचन और प्रसरण किसकी वजह से हुआ? तो इसका कारण है अधिक तापमान, बहुत ज्यादा गर्मी। इसकी वजह से चट्टानें जो है वो टूट जाती हैं, दो टुकड़ों में बंटती हैं, और दरारें बनती हैं, और टुकड़ों में बंटती हैं, और इस तरह से टुकड़े टुकड़े होते होते चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े अवशेष के रूप में बच जाते हैं। तो मरुस्थलीय प्रदेशों में ज्यादा तापमान होता है, इसलिए वहां पर चट्टानें टूटकर रेत के कणों में बदल जाती हैं।
आगे चलते हैं। सघनी भवन। सघनी भवन मतलब बर्फ में रूपांतरण होने के कारण जो चट्टानें टूटती हैं। ये कुछ बर्फीले प्रदेशों वाले इलाके की चट्टानें हैं जहां पे बर्फ के जमने और पिघलने के कारण चट्टानों में दबाव पर निर्मित होता है और उस दबाव के कारण चट्टानों के टुकड़े होते हैं। बर्फीले प्रदेशों में भौतिक अपक्षय। बर्फीले प्रदेशों में क्या होता है, दिन के समय जब बर्फ पिघलती है तो वो चट्टानों की उन दरारों में बर्फ पिघल कर, मतलब बर्फ पिघलती है तो पानी में बदलती है, तो वो चट्टानों की दरारों में प्रवेश करती है पानी के रूप में। और जब तापमान ठंडा होता है तो वो वापस से चट्टानों के अंदर जाने के बाद वो पानी फिर जमने लगता है। जमने के बाद वो फिर ज्यादा जगह घेरता है क्योंकि उसका संकुचन होता है। फिर दिन के समय फिर वो पिघलता है, फिर वो द्रव्य रूप में आ जाता है, फिर रात के समय वो जमता है। तो इस जमने और पिघलने की प्रक्रिया के कारण बर्फीले प्रदेशों में चट्टानें टूटती हैं। बर्फीले प्रदेशों में चट्टानें टूटती हैं। इसमें उदाहरण में आपको दर्शाया गया है। पहली आकृति में जल जो है वो चट्टानों की दरारों में प्रवेश करता है। जब ठंडा मौसम होता है, बर्फ के बनने की कंडीशन आ जाती है, तब वो जो पानी था बर्फ रूप लेता है और वो चट्टानों पर दबाव डालता है और अपना आकार सिकुड़ता है। उसके बाद में फिर वह द्रव्य रूप में आता है तो वो और जगह घेरता है। तो इस तरह से धीरे धीरे चट्टानें जो है वो टूटने लगती हैं। इसे हम सघनी भवन और तुषारी अपक्षय भी कहते हैं। सघनी भवन और तुषारी अपक्षय दोनों का एक ही मतलब है। और ये जो अपक्षय है ये ज्यादातर 0 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले इलाकों में ही, प्रदेशों में ही होता है जहां पर बर्फ गिरती है। वहीं पर सघनी भवन या फिर तुषारी अपक्षय की प्रक्रिया घटित होती है। आगे चलते हैं। ये है स्फटिक वाली चट्टानें। स्फटिक जो कि नमक के पानी के कारण, नमक का जो पानी होता है वो तो दरारों में प्रवेश कर जाता है चट्टानों की, लेकिन वाष्पीकरण के कारण पानी तो वाष्प बन के उड़ जाता है, लेकिन नमक जो है वो उन चट्टानों में ही पड़ा रह जाता है और उस नमक से चट्टानों का लगातार क्षरण होता रहता है, उसके स्फटिक होते रहते हैं और स्फटिक होने की वजह से चट्टानों में इस प्रकार के छेद हो जाते हैं। और इस प्रकार के छेद हमेशा हमें समुद्र तटीय प्रदेशों में ही, इस प्रकार की चट्टानें समुद्र तटीय प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। इन्हें हम रासायनिक घटकों की विद्रव्यता और स्फटिकीकरण की वृद्धि वाली अपक्षय भी कहते हैं। समुद्री तट पर जहां चट्टानों के भाग होते हैं, जहां पर किनारों की तरफ चट्टान पाई जाती है, वहां समुद्री लहरों का जल लगातार उन चट्टानों से टकराता है। सागरी जल के वो जो पानी होता है, जो बूंदे होती हैं, वो चट्टानों से लगातार टकराती हैं और ये जो पानी है ये क्षारीय होता है, इसमें नमक मिला होता है, लवण युक्त पानी होता है ये। तो कुछ जल चट्टानों की दरारों में रिस जाता है। ये जो चट्टानें होती है खनिज से तो बनी होती है, साथ ही ये सछिद्र चट्टानें होती हैं। चट्टानों में छेद होते हैं जो हमें आंखों से तो दिखाई नहीं देते, लेकिन जब वो चट्टानें टूटती हैं तब समझ में आ जाता है कि जरूर इस चट्टान में भी छेद थी, जिसमें कि खनिज पिघलने के कारण या फिर जल के प्रवेश करने के कारण वो चट्टानें टूट गई। सूरज की गर्मी से जल का वाष्प होकर वो उड़ जाता है और उसकी जगह पे वो जो नमक था, उस पानी में जो नमक मिश्रित था वो स्फटिक के रूप में उस चट्टान में रह जाता है। नमक के कारण उस चट्टान में तनाव निर्मित होता है, दबाव पड़ता है और चट्टान के ऊपर छोटे छोटे छेद बनने लगते हैं। कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसा ही वो कुछ दिखाई देता है। तो इस तरह से रासायनिक घटकों के कारण, मतलब नमक के पानी के कारण चट्टानें जो है वो टूट जाती हैं।
ये कुछ ऊंचे-ऊंचे पर्वत वाले चट्टानें हैं जो कि टूटी हुई दिखाई दे रही हैं और ये जो प्रक्रिया है ये तापमान के कारण भी हुआ है, जल के कारण भी हुआ है। इस प्रकार चट्टानें टूटती रहती हैं। हमेशा परिवर्तन होता रहता है चट्टानों में। नेक्स्ट है दबाव मुक्त। जब चट्टानें दबाव से मुक्त होती हैं, आजाद होती हैं, तब वो टुकड़ों-टुकड़ों में बँट जाती हैं। ऐसा नहीं है कि चट्टानों में तनाव केवल तापमान या स्फटिकों के कारण या फिर जल रिसने के कारण ही होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा भी कुछ कारण हैं, जैसे कि चट्टानों की ऊपर की परतों के दबाव निचले और अंदर की परतों तक होता है। ऊपर की चट्टानों का जो दबाव है वो नीचे की परतों पर भी पड़ता है। ऊपर तो गर्मी पड़ती है चट्टान के, उसके साथ ही वो गर्मी, वो तापमान जो है वो अंदर चट्टानों के भी कुछ खनिजों को पिघलाने का काम करती है। तो जब ऊपर की परतों का दबाव नीचे की परतों पर से कम होता है या फिर वो ऊपर का दबाव जो है वो कम हो जाता है, मुक्त हो जाते हैं, तो उसकी अंदर की परतें भी अपने आप तनाव रहित हो जाती हैं। अंदर की परतें भी क्या होती हैं? ऊपर से दबाव कम होता है, तो अंदर से भी दबाव कम होने लगता है, जिसकी वजह से ऊपर की परत तो उधड़ती है, उसके साथ ही साथ अंदर की भी परतें टूटने लगती हैं, क्योंकि दबाव किसी चीज़ को हम ज़्यादा देर तक दबा के रखते हैं, तो क्या होता है जब उसको मुक्त करते हैं वो ज़ोर से, जैसे कि कुछ कई बार हम लोग ने ऐसा टीवी में देखा है कि कुछ कोई गिफ्ट लाके देता है, वो मज़ाक करने के उद्देश्य से। जैसे कि ये बॉक्सिंग पंच होता है, बॉक्स में भर के ज़बरदस्ती स्प्रिंग के साथ में लगाकर रखा जाता है उसमें और जब अचानक डब्बा खोलते हैं, तो क्या होता है वो बॉक्सिंग पंच बड़ी तेज़ी से स्प्रिंग की सहायता से ऊपर की ओर उछलता है। तो कुछ ऐसे ही चट्टानों के साथ भी होता है। चट्टा ऊपर की परतों का जब दबाव कम होता है, तो अंदर की परतों का भी दबाव अपने आप ही कम होता है, जिसकी वजह से वो चट्टानें एक ही समय में 2 से 3 या फिर उससे भी अधिक टुकड़ों में बँट जाती है। अब आते हैं जल वाले में। इस आकृति में यही दर्शाया हुआ है कि कैसे चट्टानों की दरारों में जल प्रवेश करता है। जल लगातार दरारों में प्रवेश करते हुए और गहराई चट्टानों की और भी जितनी भी दरारें होती उसकी तरफ प्रवेश करते हुए वो अंदर-अंदर बढ़ता रहता है। संकुचन और प्रसरण की प्रक्रिया लगातार होती है। प्रसरण दिन के समय होता है, संकुचन रात के समय होता है। तो इन दोनों प्रक्रियाओं के कारण चट्टानें कैसे अलग-अलग टुकड़ों में बँट जाती हैं। तो जिन प्रदेशों में वर्षा अधिक होती है, वर्षा का प्रमाण अधिक होता है, तो ऐसे प्रदेशों में चट्टानों में जल के रिसने के कारण इस प्रकार का अपक्षय होता है। उदाहरण के लिए बालुकाष्म मतलब सैंडस्टोन मतलब जहाँ पे रेत के जो चट्टानें होती हैं वो और संपीड़न आदि चट्टानें। ये चट्टान केवल बालू के कण एकत्रित आकार और उस पर दबाव पड़ने से तैयार हो जाते हैं। ये चट्टानें किससे बनती है? बालुओं के एक दूसरे पर पड़ने वाले दबाव के कारण तैयार होती हैं। कीचड़ जैसे पदार्थों से भी बालू के कण एक दूसरे के निकट आते हैं। ऐसे चट्टानों में जैसे ही जल रिसता है, जल का प्रवेश होता है, ये चट्टानें के अंदर जो बालू के कण से ये बने हुए थे, ये चट्टानें किससे बनी हुई थी? बालुओं के कण से, छोटे-छोटे रेत के कणों के जुड़ने से बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही इसमें जल प्रवेश करता है, इसकी दरारों में जल प्रवेश करता है, वैसे ही ये चट्टानें अपने बालुओं के कणों से मतलब एक दूसरे से अलग होने लगती हैं और ये अपने मूल कण मतलब बालू के उस रूप में वापस से आ जाती हैं। मतलब जल के कारण इन चट्टानों की दरारों में दरारें एक दूसरे से दूर होती हैं
और उनके दूर होने की वजह से जो कि बालू से जुड़े हुए चट्टान, बालुओं के एकत्रित होने की वजह से जो चट्टान बनी थी, वो वापस से अपने मूल कण बालू रूप में आ जाती हैं। ये है कुछ कणात्मक अपक्षय, कणों के अपक्षय हैं। कुछ चट्टानें ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा विखंडित होती हैं एक दूसरे से और उनके कण कण अलग होने लगते हैं। तो ये बालूकाष्म का ही एक उदाहरण है, जिसमें बालू के कण एक दूसरे से अलग होने के कारण इस प्रकार की तैयार हो जाती है। आते हैं छिन्न भिन्न अपक्षय। छिन्न भिन्न, कुछ समय तापमान और जल इन दोनों घटकों से अपक्षय होता है। तापमान भिन्नता के कारण चट्टानों का सिकुड़न और प्रसरण होकर उनके जोड़ और दरारें चौड़ी होने लगती है। मैंने आपको शुरुआत से ही बताया था कि भौतिक अपक्षय का मुख्य कारण है संकुचन और प्रसरण। आप इस चीज को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि भौतिक अपक्षय का मुख्य कारण सिर्फ यही है। चाहे वो खनिजों का प्रसरण हो, या फिर जल का प्रसरण हो, या फिर खनिजों का संकुचन हो, या फिर जल का संकुचन हो, इन दोनों ही प्रक्रिया के कारण इस प्रकार का भौतिक अपक्षय होता है। इसमें जल संचित होकर चट्टानों के बड़े आकार एक दूसरे से अलग होने लगते हैं और इस प्रकार के अपक्षय में चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती हैं। कई बार बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, कई बार बहुत ही छोटे छोटे आकार के उनके टुकड़े होते हैं, जिसे हम छिन्न भिन्न अपक्षय भी कहते हैं। भौतिक अपक्षय में आपको जो टॉपिक सबसे ज्यादा याद रखना है, पहले तो मैंने आपको बताया कि कैसे संकुचन और प्रसरण होता है। एक बात याद रखनी है कि सभी चट्टाने, सभी प्रकार के शैल खनिजों से ही मिलकर बनते हैं, जिनकी वजह से उन खनिजों का ही संकुचन और प्रसरण होता है और उन्हीं के कारण वो चट्टाने टूटती हैं और भौतिक अपक्षय जैसी बाह्य प्रक्रिया घटित होती है। सर, ये टॉपिक मेरा समाप्त हो गया है। आज के इस पाठ में हमने देखा कि कैसे भौतिक अपक्षय जैसी बाह्य प्रक्रिया घटित होती है पृथ्वी के भूपृष्ठ पर, भूपटल पर, अर्थात बाहरी भाग में। इस प्रकार के अपक्षय हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन काफी लंबा समय होता है, क्योंकि ये प्रक्रियाएं मंद गति से, बहुत ही धीमी गति से होती हैं। इन प्रक्रियाओं को घटित होने में कई बार हजारों वर्ष भी लग जाते हैं। किसी एक बड़ी चट्टान को टूटने में बहुत ही ज्यादा लंबा समय लगता है, लेकिन इस प्रकार का भौतिक अपक्षय मरुस्थलीय प्रदेशों में सबसे अधिक दिखाई देता है। हम समुद्र तटवर्ती भागों में जाते हैं तो हमें स्फटिक वाली चट्टानें भी सबसे अधिक दिखाई देती हैं। और जिन प्रदेशों में सबसे अधिक वर्षा होती है, अर्थात वर्षा का प्रमाण सबसे ज्यादा होता है, उन प्रदेशों में भी भौतिक अपक्षय का बहुत अधिक प्रभाव दिखाई देता है। ओके बच्चों, आज का ये टॉपिक हमने समाप्त किया। आपको अगर कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।